आज यह कक्षा शास्त्रीय तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनका प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक के लेखक आचार्य नागेश भट्ट हैं। उन्होंने इस पुस्तक में व्याकरणों के दार्शनिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए शक्ति, लक्षणा, व्यंजना के संबंध में विचार करते हैं। इसी क्रम में आज व्यंजना पर विचार करते हुए ये कहते हैं कि ननु व्यंजना कह पदार्थ। व्यंजना क्या कहलाता है? व्यंजना किसे कहते हैं? व्यंजना शक्ति के द्वारा व्यंग्य अर्थ का बोध होता है। व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य को ही ध्वनि कहते हैं। यानी व्यंग्य अर्थात वक्ता का कहने का जो विशेष उद्देश्य होता है वह वाणी के द्वारा न कह करके व्यंग्य के द्वारा, इशारे के द्वारा, संकेत के द्वारा कहना चाहता है, उसे व्यंग्य अर्थ कहते हैं। वो व्यंजना शक्ति से प्रस्तुत होता है। अब जैसे गंगायाम घोष कह रहा है तो गंगा में घोष है, लेकिन कहने का वक्ता का जो उद्देश्य है कि अर्थात वह पवित्र जगह पर, शीतल जगह पर झोपड़ी है। तो यह शीतल और पवित्र जो है वो गंगायाम घोषा यह तो नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी उसका उद्देश्य है कि नहीं, गंगा में झोपड़ी का मतलब है बहुत पवित्र जगह पर है, शीतल जगह पर झोपड़ी है। ऐसा कहने का इसका विशेष ये व्यंग्य होता है। गंगा के तीर अर्थ जो हुआ वो लक्ष्य हुआ, लक्षणा उसको कहेंगे, लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्य, और उससे जो पवित्र अर्थ का, शीतल अर्थ का जो बोध होता है वह व्यंजना शक्ति के द्वारा अर्थबोध होता है। उसे लक्षणा मूला व्यंग्य कहते हैं। तो व्यंग्य जो होता है अभिधा मूला भी होता है, लक्षणा मूला भी होता है, काकू मूला भी होता है, संकेत मूला भी होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अभिधा शक्ति के द्वारा, अब किसी ने कहा, पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा बोला गुरुजी घंटी बज गई, और घंटी बज गई तो मैंने भी उस घंटी की आवाज को सुनी, छात्र भी सुने। वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि गुरुजी अब छोड़ दीजिए, समय हो गया। तो ये जो हुआ व्यंग्य अर्थ हुआ, जो व्यंजना शक्ति से प्रकट हुई है, ये अभिधा मूला व्यंजना है। और जहां गंगायाम घोषा की बात है तो यहाँ पहले गंगा से तीर अर्थ लिया जाता है जो लक्ष्य अर्थ है, और उससे पुनः शीतल और पावन का जो बोध होता है वह व्यंग्य अर्थ है। तो यह लक्षणा मूला व्यंजना है। और कोई मान लीजिए व्यक्ति आ रहा है, क्या गुरुजी मैं आऊं, ऐसे हाथ करके इशारा कर दिए, इसका अर्थ वह समझ गया कि नहीं आना है, तो यह संकेत मूला व्यंजना है। तो इस तरह से व्यंजना काकू मूला भी, बोलने का जो स्टाइल है उसको बदल करके, तरीका है उसको बदल करके अगर कह देते हैं। अब मान लीजिए बच्चा बहुत झुंझला रहा है, रो रहा है, माँ को तंग कर रहा है, माँ खाना दो खाना दो। अगर माता खीस में आकर जाओ ना पुआ बना करके रख दिए, तो पुआ बना कर रखते हैं, इसका मतलब क्या कहना चाहती है? बेटा अभी खाना नहीं है। तो ये जो है काकू मूला व्यंजना
से भी ऐसे अर्थ का अलग अर्थ निकलता है। तो इसी पर यहाँ ग्रंथकार जो है प्रश्न करते हुए कहते हैं कि व्यंजना कह पदार्थ, व्यंजना किसे कहा जाता है। इस पर कहते हैं कि देखिए, लक्षणा और व्यंजना में अंतर है। लक्षणा में क्या है, तो शक के संबंध का शक के जो अर्थ है उसका संबंध होना चाहिए। जो वास्तविक जो अर्थ है गंगा का जैसे जल प्रवाह, उससे जिस अर्थ को आप कहना चाहते हैं उसका संबंध होना चाहिए, उससे लगाव होना चाहिए, उससे दूरी नहीं होनी चाहिए, नजदीकी होना चाहिए। चाहे वह सादृश्य संबंध से हो या और सादृश्य में भी अर्थकृत सादृश्य हो, गुणकृत सादृश्य हो, हैं, या मान लीजिए दूरीकृत सादृश्य हो, तो सादृश्य होना चाहिए। लेकिन व्यंजना में क्या है, तो कहते हैं और मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। मुख्य अर्थ है जैसे गंगायाम घोषा, गंगा में झोपड़ी नहीं हो सकता, ये जो है बिल्कुल ही है, बाद है इसका गंगा में होना झोपड़ी, इसलिए अब तब लक्षणा होगी। और यहाँ कहते हैं कि मुख्यार्थ बाध निरपेक्ष, मुख्यार्थ का बाध हो या नहीं, दोनों स्थिति में मुख्यार्थ बाध निरपेक्ष बोध जन को और मुख्यार्थ संबंध असाधारण, यानी मुख्यार्थ बाध हो तब भी न हो तब भी, मुख्यार्थ का संबंध हो तब भी और न हो तब भी, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध विषय को, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध, चाहे वो प्रसिद्ध अर्थ हो या अप्रसिद्ध अर्थ हो, दोनों, अने वक्तादि वैशिष्ट ज्ञान प्रतिभा उद्बुद्ध संस्कार, अने वक्ता के द्वारा कहा हुआ विशिष्ट ज्ञान, वक्ता के विशिष्ट ज्ञान जो प्रतिभा है उससे उद्बुद्ध जो संस्कार है उसका नाम व्यंजना है, ऐसा समझना चाहिए। तो व्यंजना और लक्षणा में यही अंतर है कि लक्षणा में जहाँ मुख्यार्थ बाद होना चाहिए और स्वशक्य का या तात्पर्य का या स्वबोध्य का संबंध होना चाहिए। यहाँ संबंध हो भी सकता है, न भी हो सकता है, मुख्यार्थ का बाद भी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों स्थिति में ये व्यंजना होती है। अतएव निपाता नाम द्योतकत्वम स्फोटस्य व्यंजता च हर्याधिभियुक्ता, इसलिए निपातों में द्योतकता है, शब्द कहने की द्योतकता है, शक्ति है, और स्फोट में व्यंग्यता है, ऐसा भर्तृहरि आदि ने कहा है। द्योतकत्व क्या कहलाता है, तो यहाँ कह रहे हैं स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ शक्ति व्यंजकत्वम इति, अने स्वसमभिव्याहृत माने जो शब्द को कह रहे हैं उस शब्द से माने नजदीकी जो है पदनिष्ठ जो शक्ति है उसको व्यंजना कहते हैं। कहा कि वैयाकरणों का भी यही मत है, वैयाकरण लोग भी इसको आवश्यक मानते हैं। ऐसा च लक्षणा शब्द तदर्थ पदैकदेश और वर्ण रचना चेष्टादिषु सर्वत्र तथैव अनुभवात्, अने यह व्यंजना जो है शब्द में, शब्द के अर्थ में, पद में, पद के एक देश में, वर्ण रचना आदि की जहाँ चेष्टा की जाती है वहाँ सब जगह एक समान निर्दिष्ट होता है। इसलिए व्यंजना के संबंध में वैयाकरण लोग भी सहमत हैं
कि वैयाकरण लोगों का भी कहना है कि व्यंजना शक्ति के द्वारा व्यंग्य अर्थ उपस्थित होता है। यह वैयाकरणों का भी मत है। लेकिन यहाँ तार्किक लोग कहते हैं यत्तु तार्किका लक्षणैव गतार्था व्यंजना न सा स्वीकार्य इत्याहु। कहते हैं कि लक्षणा से ही यहाँ काम चल सकता था, व्यंजना स्वीकार करने की कोई बात नहीं है। इस पर कहते हैं तत्र लक्षणाया मुख्यार्थवाद पूर्वक लक्ष्यार्थ बोधकत्व। कहा कि रे लक्षणा जो है मुख्यार्थवाद पूर्वक लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। जब तक मुख्यार्थ का बाध नहीं होगा तब तक वह लक्ष्यार्थ का बोध नहीं कराएगा। मुख्यार्थ संबंध से ही वह लक्षणा बोधकत्व, और लक्षणा जो है मुख्यार्थ संबंध का ही बोधक होता है। व्यंजनाया अतथात्वेन, लेकिन व्यंजना में ऐसी बात नहीं है, इसलिए व्यंजना को लक्षणा में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है। इस तरह से व्यंजना को लक्षणा से अलग माना गया, और यह व्यंजना जो है वैयाकरणों को भी स्वीकार है, ऐसा समझना चाहिए। पुनः अगली कक्षा में ओम